Hello and welcome to this public administration series. Good evening to all. Today we are going to discuss about the scope of public administration. I hope all of you guys are doing well. मीनिंग एंड इंट्रोडक्शंस की बात कर चुके हैं एंड स्कोप में हम लोग ये सीखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्टडी करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास. आज हम लोग इंडिविजुअल थॉट्स में विलब बाय, बेली, रिडले एंड फिफनर की चर्चा करेंगे. देन फिर कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करेंगे जहाँ पर एक डिबेट बिटवीन नैरो एंड ब्रॉड स्कूल्स, इंटीग्रल वर्सेस मैनेजरियल स्कूल, पोस्ट कॉर्प वर्सेस पब्लिक पॉलिसी, न्यू लिबरल व्यू के साथ साथ आइडेंटिटी क्राइसिस की चर्चा करेंगे. सो वन बाय वन लेट्स अंडरस्टैंड एंड आफ्टर द क्लास यू वुड बी इन ए पोजीशन टू at least you could write and understand what is the domain of public administration, what is the scope of public administration. So जब स्कोप की बात करेंगे, so before to start let's have a recap कि what is public administration. In simple word it is the government in actions. So what is this public administration? It is the government in actions. Now government in actions का डोमेन क्या है, क्या स्टडी करता है ये, तो इसके लिए कुछ इंडिविजुअल थिंकर्स की बात करेंगे. सो इंडिविजुअल थिंकर्स में लेट्स टेक द विलब बाय. सो अकॉर्डिंग टू विलब बाय, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली 5 डायमेंशंस को स्टडी करेगा. दे आर द 5 डायमेंशंस व्हाट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी. लेट्स विजुअलाइज एन ऑर्गेनाइजेशंस कि इस ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट की बात करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू विलब बाय, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू स्टडी द लिविंग कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड मैन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. You know that कि human resource are the most important component. So human resource management is also a very important task in the organization. And सारा चीज लगभग human resource पे डिपेंड करता है ना, कि if you have a good employee, you have a trained workers, then आपके पास productivity and employability ये दोनों significant meaningful होगा, right? So human resource aspect के बारे में स्टडी करना, it is the first and primordial task of any organizational management. So विलब बाय से कि the scope of public administration study the man aspect of organizations. Second, it say कि the material aspect of organizations. The human के resource के साथ साथ another important thing is the resource. That is called natural resources, and availability of resource is the most important thing. The resource के बारे में स्टडी करना, resource management के बारे में स्टडी करना, this is another important domain of public administration within the organizations. थर्ड जो एस्पेक्ट है मैन मटेरियल के बाद बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. So PubEd is going to study this financial administration. अभी the government of India will bring that is called budget, है ना, जनवरी 1 को हमारा बजट आएगा. So accordingly what actually the budget refers to, that is called it is the estimated receipt and expenditure for one financial year. So ये बताता है कि गवर्नमेंट के क्या क्या एक्सपेंडिचर्स में and how the government will raise the revenue. So thereby it will provide a balancing between the revenue as well as income and expenditure side of the government. सो दिस स्टडी दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी स्टडी करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन है. साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन है. जैसे मैं बात करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि देयर इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब आप सबसे हाईएस्ट सिविल सर्विस के पोजीशन में होंगे तो वन डे यू बिकम ए कैबिनेट सेक्रेटरी. बट क्या सडनली आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे? नो, देयर इज कॉल्ड हायरार्की. So know about the various structures to the government of India. उसके accordingly the authority, responsibility, supervision के तरीके हैं, accountability के तरीके हैं. So इसके बारे में स्टडी करना भी PubEd का डोमेन में आता है. At the same time the supervision के बारे में स्टडी करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन में आता है. So how many dimensions the Villab Bhai highlighted? That is called 5 dimensions Villab Bhai highlighted. That is called first, that is called human resource, that is called man, material, finance, organizational structure, overhead administration माने supervision की बात करता है. So PubEd का स्कोप इन 5 एरिया को स्टडी करने में है. Now in order to understand further, let's explore the idea given by the Bailey and Ridley. Now let us try to understand the viewpoint of the Bailey and Ridley. So Bailey and Ridley also one of the prominent thinker in the house of public administration. According to Bailey and Ridley, the organization के according PubEd के 3 डोमेन एरिया है जिसके बारे में वो स्टडी करता है. What are the 3 areas? The 3 areas are that is called 3 better to say 4 areas, है ना. Bailey and Ridley highlighted the 4 areas.
इसके लिए एक ट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड DNAI. What is this? DNI refers to the DNI refers to the descriptive dimensions of the organizations. The descriptive dimensions. Second is the normative dimensions of the organizations. है ना? These are the few terms you must remember it. Then next is assumptive dimensions of the organizations. And I refers to the instrumental dimensions of the organizations. ठीक है. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन क्या स्टडी करता है? दीज आर द 4 एरियाज. व्हाट आर द 4 एरियाज? डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस, नॉर्मेटिव डायमेंशंस, assumptive डायमेंशन एंड इंस्ट्रूमेंटल डायमेंशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. ना यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन से क्या मतलब है? डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस का मतलब है कि टोटल कि ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज दिस? इट इज गवर्नमेंट इन एक्शन. तो क्या ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है कि लिविंग कॉन्सेप्ट है? इट इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट. दैट इज कॉल्ड, इट इज ए चेंजिंग कॉन्सेप्ट. सो देयर बाय उसके जो स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, बिहेवियर है, मैनेजमेंट टेक्निक्स है, इट इज ऑल्सो चेंजिंग कॉन्सेप्ट. सो you should know each and every aspect of the organization. That is called each aspect of organization. This is called descriptive dimensions. So descriptive dimension में क्या क्या चीजें सीखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में? तो ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोसेस सीखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर सीखेंगे. सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दे आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग कि दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. द डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन से कि द स्टडी द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is to study about what is organizational structure, process and behavior. Not only this, but also what should be the organizational structure, process and behavior. आने वाले समय में क्या होना चाहिए, है ना? जैसे आज से 20 साल पहले we did not have the modern AI technology. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था क्या? इतना कमर्शियलाइज नहीं था. बट नाउ वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हमको अपने सिस्टम को अकॉर्डिंगली इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, मॉडर्न बनाना पड़ेगा. देन एंड देन अदरवाइज हम लोग इरेलेवेंट हो जाएंगे. सो द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यही करता है कि व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, दोनों एस्पेक्ट को स्टडी करेगा. एजम्पटिव डायमेंशन थोड़ा न्यू है. ये ऑर्गेनाइजेशनल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेगा. सो दैट इज अ टॉपिक अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, है ना, कि जिसमें हम लोग लीडरशिप, मोटिवेशन, मोरल, पावर डायनामिक्स के बारे में स्टडी करते हैं. सो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो स्टडी द मोटिवेशन, द कम्युनिकेशन सिस्टम, द मोरल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस. इन सब के बारे में भी स्टडी करेगा. दिस इज अंडर द एजम्पटिव डायमेंशंस. इंस्ट्रूमेंटल डायमेंशंस अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स, टेक्निक्स, द प्रिंसिपल्स, द थ्योरीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. ये ब्यूरोक्रेसी, फीचर्स, ये सारे आप इंस्ट्रूमेंटल डायमेंशंस में पढ़ते हैं. So according to Bailey and Ridley, the scope of public administration captures these 4 areas that is called DNAI. What are the areas? Descriptive, normative, assumptive and instrumental dimensions. समझ में आया? Now let us understand and explore another thinker and his the viewpoint. Another thinker is the Fifner. So Fifner के according scope का क्या मतलब होता है? According to Fifner, the public administration का जो scope है ये 2 एरिया को कैप्चर करेगा. एक that the first dimension is called the theory of public administration and second is the practice of public administration. Theoretical aspect and second is the practical aspect. Theoretical aspect or practical aspect. That is कि public administration not only theory but it is the government in action, that is called practice. तो यहाँ बातें करते हैं कि that public administration theoretical aspect में क्या पढ़ता है? The various principles, the various theories, entire administrative thoughts we have studied. So under this administrative thoughts what we have seen कि हमने टेलर्स थ्योरी पढ़ा, फियोल्स थ्योरी पढ़ा, कुलिक एंड उर्बिक पढ़ा, that Max Weber पढ़ा. तो all this what it helps to understand कि what is public administration, what are the tools and techniques to bring organizational success. But not only this, Puppet also going to study the practical aspect. मतलब administration at what level, administration at what level ये बात करेगा. जैसे today we have the central government, today we have state government, today we have local government. So the administrative machinery at all the levels are different or same? Administrative machinery at all the levels are different. The administrative machinery at the local level is efficient at the local level. Administrative machinery at the state level is efficient at the state level. Administrative machinery at the central level is the
एट द एफिशिएंट एट द सेंट्रल लेवल। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब तक नहीं आप पढ़ेंगे ना तब कैसे पता चलेगा। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप इन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में भी पढ़ना है, और नॉट ओनली दिस that is called central state local level but even the international governance के बारे में भी पढ़ता है, that is called supranational level, that PubEd is also going to about the study about international governance, है ना, international governance, because today we are living in an era, what is which type of world, we have a local world, global plus local world, कि after the globalization the world economies are integrated, so international जैसे इंटरपोल की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज कन्वेंशंस की बात करेंगे, so we as a whole world become a part of a local world, so global plus local, so not only at national but at the supranational level, international level भी हमको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। so फिफ्नर यही बोलते हैं कि एक हैंड में थ्योरी दूसरे हैंड में प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल थिंकर्स थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि दैट व्हाट इज दिस गवर्नमेंट इन एक्शंस एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट इन एक्शंस। द इंडिविजुअल थिंकर्स से द विलबाई 5 एरिया को, बेली एंड रिडले इन 4 एरियाज को, एंड फिफ्नर इन 2 एरिया को हाईलाइट करते हैं। ठीक, नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फर्दर लेट्स टेक सम ऑफ द अदर स्कूल ऑफ थॉट्स एंड डिबेट बिटवीन सम स्कूल ऑफ थॉट्स। Now they starting with the very first, and that in a traditional manner, narrow versus broad school debate. So narrow and broad school debate meaning में भी डिस्कस कर चुके हैं कि द नैरो स्कूल या फिर स्कॉलर्स ऑफ द नैरो स्कूल दे विल फोकस कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है, स्टडी ओनली अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, इट इज ओनली अबाउट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट विल फोकस ओनली ऑन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट विल फोकस ओनली ऑन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि मतलब पब्लिक पॉलिसीज या पब्लिक लॉ के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेगा, और यही इसका डोमेन है, इसके बारे में स्टडी करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है। बट ब्रॉड स्कूल के स्कॉलर्स इस व्यू पॉइंट से एग्री नहीं करते हैं, जैसे कि हाउ कुड यू से कि दैट ओनली द इम्प्लीमेंटेशन इज द डोमेन ऑफ PubEd, इट इज द गवर्नमेंट इन एक्शन। सो गवर्नमेंट इन एक्शन इस मीन्स कि इसके तीनों ऑर्गन्स ही इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल द ऑर्गन्स शुड बी वर्क इन चेक्स एंड बैलेंस, all the organs should work in effectiveness, तभी ना गवर्नमेंट इन एक्शन इंपॉर्टेंट है। सो दे विल फोकस ऑन ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दे विल फोकस ऑन ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बट डियर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इस डिबेट में, द नैरो वर्सेस ब्रॉड स्कूल के डिबेट में, इनका जो एंटायर फोकस है वो किस चीज पे फोकस है, इट इज एंटायरली फोकस्ड ऑन स्टेट प्लस द स्टेट एक्टर्स। ये किस चीज पे फोकस है, स्टेट एंड द स्टेट एक्टर्स। ये स्टेट एक्टर्स के बियॉन्ड नहीं जा पाते, बट टुडे वी आर लिविंग इन विच टाइप ऑफ वर्ल्ड, गवर्नमेंट और गवर्नेंस एरा। टुडे वी आर लिविंग इन ए गवर्नेंस एरा, और पॉसिबली वी कैन कॉल द इंटरनेशनल गवर्नेंस इज ऑल्सो द रियलिटी। So in the international governance today we have not only one actor, that is called state actor, लेकिन state actors से beyond non-state actors are also vibrant. So we have to study about the non-state actors के बारे में study करना होगा, like non-governmental organizations, like civil society organizations के बारे में study करना होगा, like the pressure groups के बारे में study करना होगा, like various other state, not only national but also international organizations के बारे में भी study करना होगा, groupings के बारे में study करना होगा। So how could we say कि the domain of public administration is only restricted to study about state and state actors? तो इसके ऊपर भी हमको थोड़ा जाना पड़ेगा। So this is one aspect of the debate that is called narrow and broad school. So what is the domain? कि only study about executive, and broad say only study about the trinity, but that this definition is just a part of the entire domain of discussions, right? Now let's, in order to understand further take another debate, that is managerial versus integral viewpoint. So managerial versus integral viewpoint का क्या debate है? Let us first of all understand a organizations, और organizations according to FIOL के accordingly organizations के relevant होने के लिए, organization एक functional entity के लिए इसमें कितने तरह के activities होते थे? 6 activities are important, that is called technical, the financial, commercial, accounting, security and administration. These are the 6 activities the FIOL had set, and administration undertake the POCCC, planning, organizing,
commanding, coordinating and controlling. That's why we call it integral activity. According to managerial viewpoint से कि organizations में दो तरह के players हैं, एक है managers and another player is the worker. एंड सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? इट इज द मैनेजर. मतलब हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? इट इज द मैनेजर ओनली. So managerial viewpoint say कि the scope of public administration only focus on study about managerial tools and techniques. Managerial tools and techniques. कि यदि tools and techniques सब कुछ ठीक ठाक है, माने मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक है, तो फिर अदर एस्पेक्ट रेलेवेंट रहे या इररिलेवेंट रहे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना. सो दिस इज वी कैन कॉल कि वन साइड ऑफ द डेफिनेशन. सो मैनेजरियल व्यू पॉइंट ओनली फोकस ऑन व्हाट? मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. बट ऑन द अनदर हैंड ये जो इंटीग्रल व्यू पॉइंट्स वाले थे, इंटीग्रल व्यू पॉइंट वाले एग्री करेंगे क्या? दे डेफिनेटली डिड नॉट एग्री विद दिस व्यू पॉइंट. दे से कि हाउ कुड यू से कि खाली अच्छे मैनेजर्स होने से ही सब कुछ हो जाएगा. कि लेट से ऑर्गेनाइजेशंस में क्लरिकल डिपार्टमेंट्स है, तो यदि अच्छे क्लरिकल डिपार्टमेंट सही से नहीं काम करे तो ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से नहीं होगा. ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो यदि अच्छे से नहीं काम करेगा तो हाउ कुड यू से कि दैट बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है. सो दे से कि नो, द इंटीग्रल व्यू पॉइंट से कि दैट पबेट का डेफिनेशन में सिर्फ मैनेजरियल एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए बट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. दैट शुड ऑल्सो स्टडी क्लरिकल एस्पेक्ट, दैट शुड ऑल्सो स्टडी द मैनेजरियल एस्पेक्ट. मतलब ब्रॉड इंटीग्रेटेड व्यू पॉइंट है ना, इंटीग्रल व्यू पॉइंट दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एस्पेक्ट, दैट एवरीथिंग एटसेट्रा ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड स्टडी. दैट इज कॉल्ड ऑल द एस्पेक्ट्स. बेटर टू से. तो ये दोनों व्यू पॉइंट कैसे इंप्रोवाइज करा हम समझ पा रहे हैं कि थोड़ा देर पहले हमने नैरो वर्सेस ब्रॉड देखा. उसमें क्या फोकस था कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बात करता है, ये बोलता है नो ऑल द ट्रिनिटी ऑफ गवर्नमेंट. फिर फर्दर लिमिटेशन में क्या बात करती है कि फोकस शुड नॉट ओनली रिलेवेंट एंड लिमिटेड टू द ओनली द स्टेट एक्टर बट इवन द स्टेट एक्टर्स देयर आर सुप्रानेशनल, दैट इज मोर देन स्टेट एक्टर, वी शुड ऑल्सो फॉलो. ठीक. At the same time, managerial and integral view say study only managerial aspect, integral say no, integrated aspect. Now, in order to understand further, let's take another debate and a very interesting debate between post-corp versus public policy. Post-corp अब सभी लोग familiar होंगे. This is nothing but the managerial tools and techniques. What we call the managerial tools and techniques. कि मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स का क्या मतलब होगा? एवरी लेटर इज ए मैनेजमेंट स्टाइल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग. एंड व्हाट इज डियर पब्लिक पॉलिसी? Public policy is that is called the activities of the state is captured through the public policy. You can write a statement कि the activities and actions of the state in modern time, actions of the state is captured through public policy, is captured through the public policy. So what is public policy? It nothing but it reflects the wisdom of the state, है ना. जो विवेक है स्टेट का वो कैसे कैप्चर किया जाता है? थ्रू द पब्लिक पॉलिसी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये डिबेट है कि पोस्ट कॉर्प से कि दैट जितने भी मैनेजमेंट स्टाइल हैं उनके बारे में स्टडी करना पब्लिक पॉलिसी का डोमेन है. सो सिर्फ मैनेजरियल टूल्स टेक्निक्स के बारे में आप स्टडी करना पबेट का डोमेन है. ठीक. ये किस एंगल से सोचता है? ये बेसिकली मैनेजमेंट साइंस के एंगल से सोचता है. मैनेजमेंट साइंस कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक ए बिजनेस एक्टिविटी or it is only focused on that is called effectiveness, efficiency, economy making. इस पे बातें करेगा effectiveness, efficiency and that is called economy. इस तीनों एरिया पे फोकस करेगा. It will focus on triple E, that is called 3E. Now public policy say we call it the that is called subject matter view. इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? एक और नाम होता है पब्लिक पॉलिसी का कि subject matter व्यू पॉइंट. तो सब्जेक्ट मैटर व्यू के जो स्कॉलर्स थे दे से कि दैट कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर देन दैट. जैसे कि पब्लिक पॉलिसी बिना कॉन्टेक्स्ट का सिर्फ मैनेजरियल या ब्लाइंड टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में स्टडी करना, दिस इज नॉट मेक इट रेलेवेंट. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल से समझते हैं कि दैट एजुकेशन फॉर ऑल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो एजुकेशन प्रोवाइड करना है बट एजुकेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना जरूरी है कि दैट हम लोग रूरल एरिया में एजुकेशन प्लान बना रहे हैं कि हम लोग अर्बन एरिया में बना रहे हैं कि सेमी अर्बन एरिया में बना रहे हैं. क्या हम लोग सारे ही कॉन्टेक्स्ट में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लगा सकते हैं क्या? नो.
there are the different nuances, there are limitations with the, जैसे सिविल सर्विस दैट इज कॉल्ड सिविल सोसाइटीज की बात करेंगे सो रूरल एरियाज में उतना डेवलप नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे सो यहाँ पर उतना डेवलप नहीं है, यदि और फैसिलिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड है, तो देयर बाय द एजुकेशन टू प्रोवाइडिंग टू ऑल इज ए सम चैलेंजिंग टास्क हियर। अर्बन एरियाज में अनदर टाइप के नुआंसेस हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट मॉडल हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो गेटिंग माई पॉइंट कि दैट कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंटेंट पहले क्लियर हो, कंटेक्स्ट क्लियर हो, देन वी कैन अप्लाई द मैनेजरल टूल्स एंड टेक्निक्स। सो पब्लिक पॉलिसी जब इस तरह का आर्ग्यू करता है कि दैट कि पब्लिक पॉलिसी मतलब इशू बेस्ड public policy कि मतलब whatever actions of the state in today's time is captured through the public policy, the public policy captures every areas ना। the public policy क्या capture करेगा, that is called rural development, the public policy will also capture that is called what, that is called economy, that is called financial administration, the public policy also capture that is called women empowerment मतलब gender parity, gender empowerment, the public policy will capture the gender empowerment। सो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दैट दी अदर एरियाज जो कि सब्जेक्टिव नेचर के हैं वो सारे एरियाज को पब्लिक पॉलिसी कैप्चर करता है। सो इस तरह से पब्लिक पॉलिसी में हमको द पब्लिक पॉलिसी मेकर्स शुड अंडरस्टैंड द वेरियस डायमेंशंस, लाइक कि हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए उनके पास, ज्योग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर्स। सो पब्लिक पॉलिसी के चलते देर इज a problem started that is called identity crisis. This is the problem started that is called identity crisis. And this identity crisis is towards the 1950s and towards the 60s, it was a very vibrant debate, it was a very vibrant topic, right? So what is this identity crisis? Identity crisis, it is a debate between the three disciplines. The public administration, एक हैंड में आप बात करेंगे मैनेजमेंट साइंस, अनदर हैंड हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, एंड थर्ड डिसिप्लिन दैट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में ही आइडेंटिटी क्राइसिस का चैलेंज था। द मैनेजमेंट साइंस इज लाइक द सिस्टर डिसिप्लिन, द पॉलिटिकल साइंस इज ऑल लाइक द मदर डिसिप्लिन। सो ये दोनों ही डिबेट आता है। द मदर डिसिप्लिन कम विथ एग्रेशन and the sister discipline come with indifference. The sister discipline come with indifference. The what is this identity crisis debate? The mother discipline say that the public administration is just a branch of political science. Public administration has not a separate identity. Public administration not is a separate discipline. This is the first challenge. So क्या मैंने बोला कि the political science say that PubEd is just a chapter of political science, it is just a chapter of the political science. Maximum it could be a subject, a maximum it could be a separate, it could not say it is a separate discipline, एक chapter हो सकता है। This is the aggression and comes from the political science branch. Similarly the management science say कि that जो भी tools and techniques की बात करते हैं आप public administration में, whatever the tools and techniques they are claiming, they are basically the tools and techniques of management science, right? So public administration could not make the claim. So management science का focus कहाँ था? That is called tools and techniques. And political science का focus कहाँ था? That is called public policies. What is the focus area? The public policies. Getting my point? अब भाई इन दोनों के बीच में फंस गया कौन? PubEd. सो PubEd किस तरह से एक स्पिरिटेड डिफेंस में बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड ए स्पिरिटेड डिफेंस, एंड किस समय आता है? टुवर्ड्स द 1950 एंड टुवर्ड द 1960s. सो सम ऑफ द प्रोमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ दिस हाउस लाइक द ड्विट वाल्डो, देयर इज कॉल्ड फ्रेडरिक्सन्स, you should name recall this name, Fredrickson. So these are the some scholars in PubEd, they come out with the spirited defense toward the 1950s and 60s. They say that okay, there is no problem between the management science and the PubEd, and अभी के टाइम में जो इसके ऊपर में challenges लग रहे थे, so what are the first allegations?
जब आप एलिगेशंस की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एलिगेशन वाज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी इन द नेचर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? इट इज द मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। ठीक है, और ये वीकनेस की तरह दिखाया गया कि आइडेंटिटी फ्लो फ्रॉम वन डिसिप्लिन। हाउ कुड यू से कि आप सभी के महारथी हैं, आपका एक डिसिप्लिन होगा तभी ना आपकी आइडेंटिटी है। सो यहाँ पर किस तरह से डिबेट करता है कि मैनेजमेंट साइंस वर्सेस पबेट के डिबेट में द स्कॉलर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे से कि डियर अभी के टाइम में सारे ही डिसिप्लिन कैसे हैं ना, इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। सो मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, सो मल्टी डिसिप्लिन होना ये एक स्ट्रेंथ है, इट इज ए रियलिटी नॉट ए वीकनेस। क्या सिर्फ मैनेजमेंट साइंस वाले बोल सकते हैं कि सिर्फ हम टूल्स टेक्निक से पढ़ेंगे? नो। पॉलिटिकल साइंस वाले सिर्फ बोलेंगे कि हम पब्लिक पॉलिसी पढ़ेंगे? नो। सो अभी के टाइम में एवरी डिसिप्लिन इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी, एवरी डिसिप्लिन इज ए सुपर प्लस डिसिप्लिन। सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट साइंस की तरह, पॉलिटिकल साइंस की तरह पबेट भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी चैप्टर है, ये रियलिटी है, दिस इज नॉट ए वीकनेस। ना कैसे डिफाइन करता है कि मैनेजमेंट साइंस और पबेट में डिफरेंस है कि मैनेजमेंट साइंस फोकस ऑन 3E एंड पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन 4E। अभी 3E बताया था कि दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, इफिशिएंसी। यहाँ पर बोलता है कि हम लोग इक्विटी की भी बात करते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट साइंस के डिबेट में जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट साइंस का डिबेट होगा तो पबेट से कि हम लोग थोड़ा फिलोसॉफिकल हैं और मैनेजमेंट साइंस थोड़ा सा कैसा है, दैट इज कॉल्ड लेस फिलोसॉफिकल, माने इट इज टेक्निकल इन नेचर। इस तरह से अपने को डिफाइन करता है। सेम एज जब पबेट और पॉलिटिकल साइंस का डिबेट आएगा तो हियर इट से कि दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में भी डिफरेंस है। हाउ? द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा टेक्निकल है और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा कैसा है, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये समझ में आया? दोनों अलग अलग डिबेट है, यहाँ अलग तरह का आर्गुमेंट, यहाँ पर अलग तरह का आर्गुमेंट। तो इस तरह से टुवर्ड्स द 1970s तक आते आते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने को डिफेंड कर लिया एंड ही एस्टैब्लिश्ड एज कि दैट लोकस एंड फोकस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड। क्या मैं बोला कि दैट टुवर्ड्स द 1970s the public administration established itself. Public administration, that is called, established itself. How? They established itself, that is its locus and focus is clearly established. Locus and focus is the clearly established. Getting my point? Locus and focus का मतलब डोमेन क्या स्टडी करना है, फोकस क्या, टूल्स टेक्निक क्या स्टडी करना है। ठीक, सो ये जो डिबेट है ये खत्म होता है एंड आफ्टर द 1917 ऑनवर्ड देयर इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द टोन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टरवर्ड्स। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंक्लूड कैसे करता है कि दैट व्हाट इज द क्वेश्चन रिमेन सेम कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो पबेट से कि द स्कोप हैज ए वेसिलेटिंग बाउंड्री। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज एन ऑसिलेटिंग बाउंड्री। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बाउंड्री कैसा है, डिफाइंड नहीं है, इट इज एन ऑसिलेटिंग बाउंड्री। द कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फिक्स्ड, द कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फिक्स्ड बट पेरिफेरी इज ए वेसिलेटिंग एंड ऑसिलेटिंग बाउंड्री। The core of public administration is captured through the tools and techniques and periphery is captured through the public policies. है ना, कितने स्मार्ट तरीके से डिफाइन करके निकलता है कि दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज स्कोप, यू कैन नॉट डिफाइन इट। क्योंकि मीनिंग के केस में हम लोग बात कर चुके थे कि मीनिंग में क्या बात किए थे कि द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज बेस्ट दैट इट शुड बी लेफ्ट अनडिफाइंड बाय द फ्रेडरिक मॉसर। सिमिलरली स्कोप को भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते ना, बट फॉर द वर्केबल अंडरस्टैंडिंग वी कैन कंक्लूड लाइक दिस कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज ए डिफाइंड कोर बट ऑसिलेटिंग बाउंड्री। द कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैप्चर्ड थ्रू द मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स, same as the policies makes its periphery, and periphery is always oscillating, vibrating and increasing, and it will always remain and it will be increasing always. So this is the scope of public administration, and today we have completed the second unit, that is called the scope of public administration after the meaning of public administration. Now identity crisis सभी को समझ में आया? So after this we will take up the significance and the nature of public administration in the next class.
So till then, see you again. Keep watching out the videos, and these classes will help you to imbibe the basic concept and it help to revive the thing with ease, efficiency, and effectiveness. So take care, guys. Have a nice day ahead.